हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2-3 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पूरे कॉन्टिनेंट में एक देश फैला हुआ है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ही ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अगर सातों कॉन्टिनेंट से कंपैरिजन किया जाए तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में और स्टेटमेंट हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया कई जो अगर लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लगभग 43 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। दोनों में साउथ लैटिट्यूड मतलब कंप्लीटली सर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, कंप्लीटली सर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये बात हो गई। अब 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से स्टार्ट है, तो इससे आपको क्या क्लियर होता है? देखो, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में फैले हुए होते हैं। मतलब सदाबहार जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। तो यहाँ तो स्टार्ट ही 10 डिग्री या उसके बाद से हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते होंगे? नहीं, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। और टोटल सर्दर्न हेमिस्फीयर में है ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसको आप अच्छे से व्यू कीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखो ऑस्ट्रेलिया 3 पार्ट्स में बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम डिवाइड करना चाहें, कैसे? नेचुरली, मतलब वेजिटेशन के आधार पर, एरिया के आधार पर, फिजिकल आधार पर नहीं, प्राकृतिक आधार पर। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे जो नदियाँ निकलती हैं, ये पर्वत श्रेणी है, माउंटेन्स रेंज है, इससे जो श्रेणी जो रिवर्स का ओरिजिन होता है वो दोनों को 2 पार्ट में बांट, मतलब डिवाइड करने का काम करता है। इसके इस साइड बहने वाली नदी इस साइड जाएंगी और इस साइड बहने वाली नदी इस साइड फ्लो करेंगी। बीच में यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया का लोअर लैंड्स, लोअर पार्ट जो है, मतलब लोअर ये जो एरिया है वो इसकी तुलना में, ईस्टर्न पार्ट की तुलना में और वेस्टर्न पार्ट की तुलना में काफ़ी नीचे है, काफ़ी लोअर पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर प्लेटू वाला रीजन भी है और बहुत सारा डेजर्ट वाला रीजन भी है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब ये तो बात कर ली हमने नेचुरली तरीके से कि इस तरीके से बटा हुआ है, अलग अलग यहाँ पर विशेषताएं पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, इस प्रकार से 3 भागों में बांट दिया। लेकिन फिजिकल अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7 पार्ट्स में, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया में स्टेट पाए जाते हैं, यूटी में डिवाइडेड है इंडिया से, सेम उसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलियन कंट्री है वो 7 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और यहाँ पर देखो तस्मानिया, ये 7 पार्ट हो गए। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रेलिया की जो वो कैपिटल है उसका नाम है कैनबरा, ध्यान होना चाहिए, कैनबरा। ये जो कैनबरा है वो मुर्मूबीजी, एक रिवर बहती है यहाँ से, मुर्मूबीजी रिवर, जो मरे रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर सिचुएटेड है कैनबरा। देखो, आपको ये मैप देखने से एक बात क्लियर हुई होगी कि ऑस्ट्रेलिया में जो मेजर सिटीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाले पार्ट पर स्थित ना होकर के ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल समुद्री किनारा, मतलब कोस्टल रीजन के ऊपर सिचुएटेड है। जैसे कि केयर्न्स, टाउनशिले, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और यहाँ पर जाकर के डार्विन, ये सब कुछ समुद्री तटीय इलाके वाले एरिया में सिचुएटेड है। अब ये जो मेजर सिटीज हैं इनके नाम पूछ सकता है, आपको पूछ लेंगे, नॉर्थ से साउथ पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कि कौन कौन से सिटी जो हैं वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। तो इनको याद करने के लिए आपको मैं एक कोड देती हूँ, BSc MA PhD, BSc MA PhD। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से ब्रिस्बेन,
S से सिडनी, C से कैनबरा, MA मेलबर्न, एडिलेड, ठीक है। PhD, PH से हो गया पर्थ और D से हो गया डार्विन। तो ये ध्यान हो गया कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या फैला हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो एक पार्ट है तस्मानिया और जो मेन कंट्री है इसके बीच में है बास स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? बास स्ट्रेट। ये जो बास स्ट्रेट है वो इन दोनों को अलग करने का काम करती है और यहाँ पर तस्मान सी और इधर वाले सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। ये हमने देखा, ठीक है। अब थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का चारों तरफ से हम विजिट कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर सी पाए जाते हैं। देखो, ये वाला जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, केप यॉर्क पेनिनसुला, और इसके अलावा यहाँ पर नीचे वाले एरिया में ये वाला जो रीजन है ये है आयरे पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? आयरे पेनिनसुला। और ये कौन सा हो गया? केप यॉर्क पेनिनसुला। यहाँ पर है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यहाँ ऊपर है आराफोरा सी। कौन सा सी? आराफोरा सी। ये वाला रीजन है तिमोर सी, यहाँ है कोलियर बे, ये है इंडियन ओशन। और यहाँ पर हम जब नीचे आएंगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहाँ पर आ गया बास स्ट्रेट, ये तस्मानिया को और इन मेन जो कंट्री है उसको अलग करता है, ये है तस्मान सी, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ और ये है कोरल सी। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया को बाहर से विजिट किया। अब थोड़ा सा इंटरनल पार्ट हम देखेंगे। ये जो पार्ट है इसको हम पहले भी डिसाइड कर चुके हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, मतलब यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं। अब माउंटेन्स में भी यहाँ पर अलग अलग पाए जाते होंगे, अलग अलग नाम होंगे उनके। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वाले रीजन में न्यू इंग्लैंड, क्या नाम है? न्यू इंग्लैंड माउंटेन्स रीजन। यहाँ पर है स्नोई माउंटेन, ठीक है। और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, यहाँ पर ग्रैम्पियंस माउंटेन्स। तो ये अलग अलग रीजन है, अलग अलग जो एरिया है। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसके भी अलग अलग नाम से यहाँ पर विकसित है पर्वत। अब आपके लिए पता है क्या इम्पोर्टेंट है? आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि आपके पास में ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस जो होता है वो आपको लेना है और उसमें अच्छे से व्यू करना है। देखो, मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं। अब स्पेशली आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, वैसे पूछ सकता है, लेकिन इसके जो पार्ट हैं उसको नॉर्थ से साउथ एस्टेब्लिश करवा लेंगे, ठीक है। या फिर पूछ लेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कौन कौन से माउंटेन्स रीजन आते हैं। तो यहाँ पर जो जो रेंज है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ रेंजेज जो हैं, कुछ माउंटेन्स रेंजेज यहाँ पर भी हैं, जैसे मैकडोनल है, बैरो रेंज है। ये किसमें? बिल्कुल जो अंदर वाला पार्ट है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर पाया जाता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर रखना है कि इस वाले रीजन में यहाँ पर डार्लिंग जो माउंटेन्स रीजन है वो यहाँ पाया जाता है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि डार्लिंग जो माउंटेन्स रीजन है वो यहाँ पाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दो नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, डार्लिंग और मरे रिवर, डार्लिंग और मरे रिवर, ठीक है। तो ये डार्लिंग और मरे रिवर इस वाले रीजन में बहती हैं। अब डार्लिंग जो माउंटेन्स रीजन है वो आपको देकर के पूछ लेंगे कि कौन से वाले रीजन में। अब मान लो आपने मरे और डार्लिंग जो रिवर है उनके बारे में स्टडी किया, तो आपको मेजरली क्या ध्यान आएगा कि जो डार्लिंग रिवर जहाँ से ओरिजिन होती होगी वहीं एग्जिस्ट करता होगा, मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट होगा। तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला रीज़न है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, ये जो नदी जहाँ से ओरिजिन होती है डार्लिंग नदी, वहाँ पर डार्लिंग माउंटेन नहीं है, ये यहाँ वेस्टर्न पार्ट में है डार्लिंग माउंटेन रीजन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ हमने पहले भी देखा था, बहुत सारे यहाँ पर डेजर्ट हैं, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, मतलब पूरा डेजर्ट वाला रीजन है। और प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ पर हो गया पहाड़ वाला रीजन, यहाँ हो गया प्लेट्यू वाला रीजन। बीच वाला रीजन हमने देखा है कि लोअर लैंड है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये वाला रीजन जो है पहाड़ वाला, ये वाला रीजन प्लेट्यू वाला, मतलब पानी जो है यहाँ से नदियों का जो पानी आता है वो ना तो इस साइड जा सकता है ना इस साइड जा सकता है। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है कि पानी जब यहाँ पर ज़मीन को खोदा जाता है तो एक जगह जहाँ पर पानी ऊपर से रिस कर जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर
तक अगर पहुंच बन जाए तो पानी को बिना मोटर के ही पानी यहाँ बाहर निकलने लग जाता है। तो एक तरीके के से एक्वीफर यहाँ पर पाए जाते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑस्ट्रेलिया का, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर एक लेक आयरे हो रहे हैं, लेक आयरे, ये जो लेक आयरे है वो क्लोज्ड लेक है, मतलब यहाँ से नदियाँ आती हैं और यहाँ पर इसमें गिरती हैं। जैसे इस लेक में नदी गिरती है उसके बाद में इसका पानी आगे कहीं नहीं बहकर जाता है, तो उसके हिसाब से लेक आयरे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो जो मेजर फैक्ट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप टास्क फोर्स फॉर ऑक्सीजन एलोकेशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि आपको हर स्टेट के लिए ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई करनी है, इस चीज़ के लिए आपको एक गाइडलाइंस बनानी होगी, एक प्रोसीजर बनाना होगा, वो प्रोसीजर हमें सौंपना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई नहीं किया सेंटर के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने खुद 12 मेंबर्स की एक नेशनल टास्क फोर्स बना दी, ताकि कंस्टिट्यूट कर दिया इसको, ताकि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसका एलोकेशन इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट हो सके, इसको इंश्योर किया जा सके। ठीक है, ताकि कोविड-19 के लिए, कोविड-19 से जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो लड़ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो साइंटिफिक, रेशनल और इक्विटेबल बेसिस पर हो सके। इन सबको ओवरव्यू करने के लिए ये 12 मेंबर्स की नेशनल टास्क फोर्स गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। नेक्स्ट न्यूज, एंटी कोविड-19 ड्रग डेवलप्ड बाय DRDO गेट्स इमरजेंसी यूज नोट। देखो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने परमिशन दे दी है एक ऐसी इसको ड्रग 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को, जो किसके द्वारा बनाई गई है, न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज के द्वारा एक इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट एक DRDO का लैब है और डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरीज है इन्होंने मिलकर के कोलैबोरेशन में ये ड्रग बनाई है और इस ड्रग का यूज किया जा सकता है ताकि बंदा जो है कोविड-19 से जो पॉजिटिव है उसको जल्दी से नेगेटिव किया जा सके। The use of 2-deoxy-D-glucose in COVID-19 patients showed a high proportion of them recording faster RT-PCR negative conversion। इसमें क्या किया जाएगा कि जो ड्रग है उसको पानी के सैसे के रूप में ये ड्रग रहेगी, इसको पानी में आपको घोल करके डिजोल्व करके वाटर में आपको उसको यूज करना है और जो आपकी सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है उनकी ग्रोथ को रोकेगा ये, मतलब वहीं पर उनमें जो भी एनर्जी प्रोडक्शन है उसको बाय स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब सेल से जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जो वायरल का इन्फेक्शन अदर सेल्स में होगा उसको स्टॉप करने का काम करेगा, मतलब जो सेल्स इन्फेक्टेड हैं उनको वहीं रोकने की कोशिश करेगा। इस तरीके से ये जो ड्रग है वो यूनिक है और जो इन्फेक्टेड सेल हैं उनको अक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उससे फास्टर रिकवरी हुई है जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट से उनकी, और ऑक्सीजन के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी वो भी उसमें भी कमी आई है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, काफ़ी अच्छा डेवलप किया है DRDO की लैब ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ में मिलकर के, क्योंकि हमारे इंडिया में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की काफ़ी डिमांड हो रही है और उसकी वजह से काफ़ी लोग की डेथ भी हो रही है, क्योंकि कमी हो रही है ऑक्सीजन की वजह से और उससे लोगों की डेथ हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, टॉप कोर्ट ऑर्डर्स इमीडिएट डिकॉन्गेशन ऑफ ऑल प्रिजन्स। डिकॉन्गेशन क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारे इंडिया में जो भी प्रिजनर मतलब जेल है उस जेल में बहुत सारे लोग, मतलब ओवर क्राउडिंग हो रखी है जेल में, तो उसको ध्यान में रख करके, क्योंकि देखो कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेज हैं ऐसा नहीं है कि जेल्स में नहीं आ रहे, प्रिजन्स में नहीं आ रहे, वहाँ से भी पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ह्यूमैनिटेरियन आई के रूप में काम किया है कि 4 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी जेल में है और सेकेंड वेव, इस पेंडेमिक की जो सेकेंड वेव है वो उसने तो पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में एक डिवास्टेटिंग व्यवस्था को जन्म दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। तो एक मानवता के आधार पर उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो कहाँ हैं, जेलों में बंद है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले भी बोला था कि जो लोग उनको पैरोल पर छोड़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर हैं उनको हम
अप्लाई कर सकते हैं और इन लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, EU इंडिया रिलॉन्च FTA टॉक्स साइन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर 2013 में बातचीत बंद हो गई थी, अब दोबारा से 27 यूरोपियन लीडर्स गैदर्ड हुए हैं पोर्टो पुर्तगाल में, और हमारे इंडिया के PM इनके बीच में वर्चुअली मीटिंग हुई और उसके तहत ये कोशिश की गई कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा से बात हो सके। 2007 में लगभग ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर बातचीत करना स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2013 में लास्ट इसके ऊपर बात हुई। उसके बाद में कोई बात नहीं हो पाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए EU और इंडिया के बीच में। तो दोबारा से इस कनेक्टिविटी को लेकर के जो लक्षण है, जो साइन है, जो संकेत हैं, वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ठीक। प्रोब, नेक्स्ट न्यूज, प्रोब इनटू डिगिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन काजीरंगा। काजीरंगा में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो भी होटल्स हैं, जो भी रेस्टोरेंट हैं, वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आसाम में डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का जो इको सेंसिटिव जोन है और जो 3 एनिमल कॉरिडोर्स हैं, वहाँ पर डिगिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। स्पेशली फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर रहे हैं ताकि वो अपना कंस्ट्रक्शन को बढ़ा सकें। इसके लिए काफ़ी कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं। देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है और वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए काफ़ी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क में जो 3 कॉरिडोर की बात की गई है, वो राइनोज, एलिफेंट्स और टाइगर्स, डियर और अदर एलिफेंट। इनमें जब स्पेशली मानसून मंथ्स में जब काजीरंगा नेशनल पार्क फ्लडेड हो जाता है, मतलब वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने के दौरान जो यहाँ पर एनिमल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये जो एरिया है, ये जो 3 कॉरिडोर की हमने बात की कि जिनको कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं इस तरीके से फॉरेस्ट लैंड को क्या करने से, डिगिंग करने से, तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी। मानसून मंथ में जब काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आ जाती है तो उस समय इन लोगों की जो लाइफ है, उनको थ्रेटन जो मिलेगी, उसको आप कैसे सेव करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, जो भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए जो कोशिश की जाती है उसको लिमिटेड वे में रखने की आवश्यकता है। उसके ऊपर ऐसे नहीं है कि पहले तो आपने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे कि आप यहाँ पर होटल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाद में वो जो होटल्स हैं जो अपनी मनमानी करें और इनको ख़त्म करने की कोशिश करें। देखो, जब काजीरंगा नेशनल पार्क ही नहीं रहेगा तो आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट करके क्या करोगे? वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे ही नहीं। जो वहाँ पर नेचुरली जो चीज़ अवेलेबल है उसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, ना कि आपके होटल को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इस चीज़ को दिमाग में क्लियर विज़न रखने की आवश्यकता है कि जिसके लिए हमने यहाँ पर जो आर्टिफिशियली तरीके से जो बिल्डिंग क्रिएट की है, वो जिस चीज़ के लिए की है, अगर उसको ही हम ख़त्म कर देंगे, उसका जो नेचुरल हैबिटाट है उसमें हम एनक्रोच करेंगे, तो एनक्रोच करने से उन जब एनिमल्स की लाइफ को थ्रेटन होगा और वो ही ख़त्म हो जाएंगे, तो जो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है वो सब बेकार चला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, इमीडिएट मेजर्स नीडेड फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, ये जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, इसने यूनिसेफ के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम किया और इस कमेटी ने इस बात को हाईलाइट किया कि जो भी चिल्ड्रन जिनकी जो लाइफ है वो कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुई है, कैसे, या तो उनके एक पेरेंट्स की या फिर दोनों पेरेंट्स की कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान डेथ हो गई और उनकी लाइफ काफ़ी थ्रेटन हो रही है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं वो बच्चे, उनको प्रोटेक्ट और उनको एक अच्छी से केयर करने की बहुत ही अर्जेंटली आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। ठीक है, इसमें जो स्टेट हैं, सेंटर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनको कोशिश करनी है कि जो भी बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है उनको अच्छे से उनकी केयर की जाए, उनको कोई भी इकोनॉमिक हार्डशिप क्रिएट हो रही है या फिर ब्रेड अर्नर्स जो उनके पेरेंट्स थे उनको उन्होंने खो दिया, तो उन बच्चों के लिए स्टेप्स लेने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट वेव के दौरान भी हमने देखा कि जो
स्पेशली जो लेबरर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो अदर स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में काम करने आए और जब वो माइग्रेट कर गए अपने खुद के स्टेट में, तो जो उनके जो चिल्ड्रन थे उनमें स्पेशली एक तो न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी आई और दूसरा जो उनकी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। क्योंकि देखो, एक वेल्दी पर्सन का जो बच्चा है उसको सारी सुविधाएं मिल पाई लॉकडाउन के दौरान भी, लेकिन जो एक वर्कर का, एक लेबरर का बच्चा है उसको कोविड-19 फर्स्ट वेव के दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन दी गई वो उन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई। और एजुकेशन ना मिलने की वजह से स्पेशली जो मिड डे मील स्कीम दिया जाता है, जो खाना दिया जाता है, फूड दिया जाता है बच्चों का, और उससे एक न्यूट्रिशन लेवल बच्चों का मेंटेन हो पा रहा था, वो भी कमी आई। तो एजुकेशन और न्यूट्रिशन, अगर हमारे आने वाली जनरेशन में इन दोनों चीज़ों की कमी है तो स्पेशली ये जो आज जो चीज़ हो रही है ना, वो आज इफ़ेक्ट नहीं करेगी, वो इफ़ेक्ट करेगी लगभग 10 साल 15 साल बाद में, जब वो बच्चे बड़े होंगे और उनमें एजुकेशन की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो वो इस सोसाइटी के साथ में जब जहाँ सब लोग हेल्दी होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, और वो लोगों में जब इन बेसिक नीड्स की कमी होगी तो वो उनके साथ में कभी कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है, ये काफ़ी वे फॉरवर्ड स्टेप है और काफ़ी आगे इंडिया को लेकर के जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, ऑर्गेनाइज वैक्सीनेशन इन टी एस्टेट टी बॉडी। आसाम वाला रीजन, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जहाँ पर टी प्लांटेशन होता है और वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज, होप सोर्स एज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एयरपोर्ट इन आसाम टेक्स कमर्शियल विंग्स। देखो, आसाम का एक एयरपोर्ट बनाया गया था 1939 में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आसाम का जो डुबरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रूपसी एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, और जो डुबरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इसको बनाने का मेन काम ये था कि जो हमारा बर्मा वाला रीजन है और चाइना में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आर्म्स, मैन पावर, एम्यूनिशन, इन सबको सप्लाई करने के लिए जो एयरक्राफ्ट सर्विसेज है उसके लिए इसको यूज किया जा सके। साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, 1.8 किलोमीटर इसका रनवे है, ठीक है। रूपसी जो है वो आसाम का 7th एयरपोर्ट और नॉर्थ ईस्ट का 15th एयरपोर्ट है, जिसमें सिक्किम का पैक्योंग जो एयरपोर्ट है वो भी शामिल है। कमर्शियल फ्लाइट्स वर अलाउड लेटर, यहाँ पर बाद में शुरुआत में तो इसमें का यूज इसलिए किया गया था, लेकिन बाद में कमर्शियल फ्लाइट्स को भी इसमें यूज कर दिया गया था। इंडिया का जो पार्टीशन 1947 में हुआ था उसके बाद में ये जो एयरपोर्ट है इसकी इम्पोर्टेंस इरोड होना स्टार्ट हो जाती है, और उसमें लास्ट फ्लाइट 1983 में उड़ती है डुबरी टू गुवाहाटी, जिसको वायुदूत के नाम से जाना जाता था। अब धीरे धीरे इसका जो एरिया है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन 2019 से दोबारा इस एयरपोर्ट के ऊपर काम किया जा रहा था ताकि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम चलाई है हमारे पीएम मोदी के द्वारा, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी के थ्रू इसका एयरपोर्ट जो है उनका यूज किया जा सके, एयरवे जो है उसका यूज किया जा सके। रूपसी जो है वो ना सिर्फ वेस्टर्न आसाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो वेस्टर्न मेघालय, कूच बिहार, अलीपुरद्वार जो डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल के, और भूटान का सदर्न वेस्टर्न पार्ट है, इन सब एरिया के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डुबरी को यूज़ किया जाता है ब्रिटिश एरिया के दौरान, नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में इसको यूज किया जाता था, और एक रिवर पोर्ट भी है यहाँ पर डुबरी टाउन के पास में ब्रह्मपुत्र जहाँ पर नदी बहती है। और 1947 से पहले रेलवे लाइन थी जिसको अब बांग्लादेश में पहुंचने के लिए नेक्स्ट डोर माना जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अब काम किया जाता है, रेलवे के ऊपर भी काम किया जा रहा है, एयरपोर्ट जो बेसिस था उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, ताकि जो हमारे कनेक्शन है हमारे पड़ोसी देशों के साथ में उसको हम अलग अलग वे से कनेक्टेड हो सकें। नेक्स्ट न्यूज, FCRA हर्डल में ब्लॉक फॉरेन कोविड एड टू हॉस्पिटल्स NGO। FCRA एक्ट है हमारे इंडिया में, जिसके तहत जो भी आपके यहाँ पर डोनेट होता है, विदेश से कुछ भी चीज़ आपके यहाँ डोनेट होती है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता है। अब कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बहुत सारा रिलीफ मटेरियल
ओवरसीज से आ रहा है, जिसमें इंडिविजुअल डोनर्स भी कर रहे हैं, कोई एजेंसी भी डोनेट कर रही है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो FCRA एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके द्वारा जो भी डोनेशन दिया जाएगा, जो भी हॉस्पिटल्स को, चैरिटेबल ट्रस्ट को जो भी वो पैसा, जो भी चीज़ें जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, बहुत सारी मेडिकल जो वेपन्स हैं, उन सारी चीज़ों को वो डोनेट करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी परेशानी क्रिएट होगी। तो इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इस FCRA एक्ट को थोड़ा सा लूज बना जाए, थोड़ी सी इसमें जो इसके जो पॉइंट्स हैं उनमें थोड़ा सा करेक्शन किया जाए, ताकि सभी लोगों को, जब ये इंडिया को ज़रूरत है सहायता की और जब लोग सहायता देने के लिए तैयार हैं तो उनको सहायता देने में कोई परेशानी क्रिएट ना हो। नेक्स्ट न्यूज, एज केसेस सर्च वैक्सीन हेजिटेंसी राइफ इन रूरल तमिलनाडु। जैसे जैसे कोविड-19 के केसेज बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में जो रूरल तमिलनाडु है उसमें वैक्सीनेशन के लिए जो एक हेजिटेंसी है वो भी क्रिएट हो रही है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, लोगों में हेजिटेंसी हो रही है कि उनको वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, स्कॉटलैंड प्रो इंडिपेंडेंस गवर्निंग पार्टी क्लोज टू ए मेजोरिटी। देखो, जो स्कॉटलैंड है वो यूके का पार्ट है 1707 से, और स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश की गई। वहाँ की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में काम करेंगे, लेकिन वहाँ पर जब रेफरेंडम किया गया तो 2014 में तो 55% टू 45% इसमें रिजेक्ट कर दिया गया, लोग अलग होने से लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, देखो ये जो रेफरेंडम है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 पार्ट होते हैं, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव और रिकॉल। तो उसी में एक पार्ट है कि डायरेक्ट जनता से पूछा जाए कि आपको इसके साथ रहना है या फिर नहीं रहना। अब 2016 में यूके जो है, ब्रिटेन जो है वो अलग हो जाता है EU से। ठीक है, अब उसके बाद में स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड में भी एक तरीके से लहर आती है, वो भी ये चाहते हैं कि दोबारा से रेफरेंडम करवाया जाए और जो स्कॉटलैंड है उसको एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करवाया जाए। एक सेकेंड, ट्रम्प गवर्नमेंट सीक्रेटली गोट जर्नलिस्ट रिकॉर्ड्स रिपोर्ट। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सामने रखा गया कि जो ट्रम्प है, मिस्टर ट्रम्प हैं, वो जो फेमस जर्नलिस्ट जो इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि रशिया और डोनाल्ड ट्रम्प के जो 2016 प्रेसिडेंशियल कैंपेन है उसमें क्या रिलेशन है। तो जब ये पता चला तो वाशिंगटन पोस्ट के जो 3 रिपोर्टर्स थे उनकी जो फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं उनको सीज किया गया था, मतलब उसके ऊपर नज़र रखी गई थी। WHO अप्रूव्स चाइना सिनोफार्म वैक्सीन। WHO चाइना की पहली ऐसी वैक्सीन जिसको WHO का अप्रूवल मिला है। इससे पहले WHO 4-5 वैक्सीन जिनको पहले भी अप्रूवल दे चुका है और अब इनका इमरजेंसी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, ब्लास्ट नियर अफगान स्कूल किल्स 30। देखो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि US की सेना जैसे ही बाहर निकलने की वहाँ पर कोशिश कर रही है, बार बार अफगानिस्तान में बार बार हर जगह पर अलग अलग तरीके से अटैक हो रहे हैं। तो इससे ये देखा जा रहा है कि जो पीस प्रोसीजर इस्टेब्लिश होना चाहिए था वहाँ पर वो हो ही नहीं पाया है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर देखो बैट्स को लेकर के है कि बैट्स को जब भी कोई आवाज़ सुनती है उनमें बर्थ से मतलब जन्म से कि साउंड की स्पीड कितनी होगी ये उनमें नॉलेज होती है। एक स्टडी हुई है, इसमें सामने आया है कि साउंड कितनी दूर से आ रहा है, कितने जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार करके आ रहा है, किस किस मीडियम में ट्रैवल उसने किया है, ये सब कुछ नॉलेज उनको है। और ये सब कुछ कब हो पाता है, जब स्पीड ऑफ साउंड की नॉलेज होती है तभी ये कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो ये नॉलेज होती है बैट्स में इनेट मतलब जन्मजात। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर देखो कैंसर को सॉल्व करने के लिए, कैंसर एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है, मेजर डिजीज़ बनती जा रही है, तो उसके लिए रेगुलर रिसर्च हो रहे हैं। उस रिसर्च में क्या किया गया है, नैनो पार्टिकल को यूज़ किया गया है। नैनो पार्टिकल का यूज़ करके ड्रग डिलीवरी एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी की गई है नैनो पार्टिकल के थ्रू। और इसमें देखा गया कि कैंसर जो सेल्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जा सका, मतलब कैंसर थेरेपी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट न्यूज, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स हेल्प्स कोज ऑफ पेंगोलिन्स। देखो
जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 624 पेंगोलिन्स स्केल्स को सीक्वेंस किया, उनको अच्छे से स्टडी की और फिर उनकी कैटेगरी को, इनकी जो स्पीसीज है पेंगोलिन्स की अलग अलग स्पीसीज, उनको क्या किया, कैटेगराइज किया। ठीक है, इसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये माना कि जो पेंगोलिन्स हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड मैमल में कोई आता है तो वो है पेंगोलिन। अब इस पेंगोलिन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ईस्ट एशियन मेडिसिन, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसमें इनका यूज़ किया जाता है, इनके स्केल्स का, पेंगोलिन के स्केल्स का, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इनकी पोचिंग की जाती है। $2.5 बिलियन का हर साल इलीगल ट्रेड होता है पेंगोलिन से रिलेटेड। तो इसीलिए ये कोशिश की गई कि जो इंडियन पेंगोलिन है और जो चाइनीज पेंगोलिन है उनको अलग अलग डिस्कस किया जाए, अलग अलग उनके बारे में पता किया जाए। तो इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग पेंगोलिन्स की साइज से, वेट, रिज काउंट्स, स्केल्स की, इन सब को काउंट किया और इनके आधार पर जो पेंगोलिन स्पीसीज है उनको अलग अलग किया, मतलब इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन। इसके अलावा पेंगोलिन स्पीसीज की 8 जो स्पीसीज है उनको भी अलग अलग उन्होंने फीचर्स के आधार पर कैटेगराइज किया है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या पता किया कि स्केल के वेट के आधार पर चाइनीज जो पेंगोलिन होता है उसका 500 से 700 ग्राम पेंगोलिन का वेट हो जाता है और इंडियन जो पेंगोलिन है उसका 1.5 kg टू 1.8 kg, इसके आधार पर पता लगाएंगे। आगे स्टडी में ये भी सामने आया है कि 2000 से 2019 के बीच में 8,95,000 जो पेंगोलिन्स हैं उनको ग्लोबली ट्रैफिक किया जा चुका है। ठीक है, जिसमें से एशियन और अफ्रीकन जो पेंगोलिन हैं वो सबसे ज़्यादा शामिल है और इसीलिए ये जो स्पीसीज है उसमें ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है। इंडियन जो पेंगोलिन है वो एंडेंजर्ड है और चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। IUCN के आधार पर जो रेड डाटा बुक है उसमें इनकी ये कैटेगरी है, तो इनको सीज करने की आवश्यकता है, इनको कंजर्व करने की आवश्यकता है। चाइनीज पेंगोलिन मोस्टली वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इनका घर है चाइनीज पेंगोलिन का। इस पॉपुलेशन की पहले ही लिमिटेड एरिया में फैले हुए हैं, लिमिटेड जियोग्राफिकल रेंज में, और इनकी लिमिटेड पॉपुलेशन है, तो इनको क्या करने की आवश्यकता है इनको। और इसके अलावा लो फेकेंडिटी विद जस्ट 1 ऑफ स्प्रिंग ए ईयर, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है और इनके जो हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट, उसमें भी डिग्रेडेशन होने की वजह से लोकल एक्सटेंशन इनका देखने को मिल रहा है। तो इसके आधार पर जो हमारे अलग अलग, जैसे यहाँ देखिए जो फॉरेस्ट गार्ड है, कस्टम ऑफिशियल्स हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, इनके जो वेरियस ऑफिशियल्स हैं इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप किया जाएगा कि आप उनकी जो स्किल्स हैं उनको देखकर ही आप पता लगा लोगे कि कौन सी स्पीशीज है पेंगोलिन्स की, और उसके आधार पर आपको स्पेशल किसी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत ना हो करके आप ऑन स्पॉट इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो ये जो स्पॉट डिसीजन लिया जाएगा ना, इसके लिए जो मेथड यूज किया गया है, लेड आउट किया गया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ये देखो IP राइट्स एंड वैक्सीन्स को लेकर के है। इंडिया और जो साउथ अफ्रीका है उसने WTO के साथ में मिलकर के अक्टूबर 2020 से इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको वेव किया जाए स्पेशली कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के। अब US भी इसमें शामिल हो गया है, लेकिन क्लियर विजन नहीं हुआ है कि किस तरीके से। इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि क्या इससे वैक्सीनेशन की जो वैक्सीन की जो कमी आ रही है पूरे वर्ल्ड में, क्या उससे वैक्सीन बढ़ जाएगी। तो इसके बारे में अभी कुछ भी क्लियरली नहीं बोला जा सकता है। हालांकि जो US है उसने इसको ज्वाइन कर लिया है, EU और अगर इसको ज्वाइन कर ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और जो वेव किया जाना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर नहीं दिया जाता है तो बहुत सारी जो पुअरर कंट्रीज हैं उनको हेल्प मिल जाएगी
उनके पास में, जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है वैक्सीन बनाने के, उन सबको सप्लाई किया जाएगा वैक्सीन बना करके। हालांकि एक वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। तो जब उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिया जाएगा तो सभी देशों से रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं और इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, यूज ऑफ सीटी स्कैन्स एंड स्टेरॉइड फॉर कोविड-19। देखो, कोविड-19 को लेकर के एम्स के हेड हैं गुलेरिया साहब। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हर किसी को सीटी स्कैन करवाने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को कोविड-19 की जो एक्सट्रीम स्टेरॉइड है वो लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको माइल्ड इन्फेक्शन है और वो घर पर सिर्फ क्वारंटीन रहें और जनरल अवेयरनेस अगर क्रिएट करें तो वो इससे नॉर्मली भी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि जो गुलेरिया सर है उन्होंने स्टेटमेंट में ये बोला कि जो सिटी स्कैन्स है, स्पेशली जो हमारा यूथ सिटी स्कैन करवा रहा है, कि सिटी स्कैन जब करवाया जाता है जब आपके RT-PCR जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन आप में जो एक तरीके से सिम्टम्स देखने को मिले, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोविड-19 हो, तो आपके फेफड़ों के संक्रमण की क्या स्थिति है उस सिचुएशन को जानने के लिए सिटी स्कैन करवाया जाता है ताकि आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके कोविड-19 का। तो सिटी स्कैन करवाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे बाद में जो एज के साथ में कैंसर की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और एक्सट्रीम स्टेरॉइड लेने की भी आवश्यकता नहीं है कोविड-19 के लिए, क्योंकि स्टेरॉइड से फिर बाद में पोस्ट इफेक्ट देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको माइल्ड इन्फेक्शन है तो एक्सट्रीम स्टेरॉइड ले, आप हर चीज़ में सिटी स्कैन करवाएं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट न्यूज, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेज। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट में ये बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मराठा को एक रिजर्वेशन दिया जा रहा था और वो रिजर्वेशन 50% का जो एक कैप डिसाइड की गई थी 1992 में इंदिरा साहनी केस के द्वारा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसके अकॉर्डिंग 50% की जो कैप है उसको वायलेट कर रहा था और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कि राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है और जो हमारे प्रोविजंस हैं 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने बनाया था उसके प्रोविजंस के भी खिलाफ है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक डिसाइड किया गया कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और उन लोगों को शामिल किया जाएगा, उनको 10% आरक्षण देने की आवश्यकता है। इस एक्ट के तहत 338B इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज बनाया गया और उसमें 5 मेंबर होंगे और ये 5 मेंबर क्या करेंगे कि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके इन बैकवर्ड क्लासेज का, तो इसके लिए क्या क्या सेफगार्ड किए जा सकते हैं और उनको कैसे मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इनका मेन काम ये भी होगा कि सेंटर और स्टेट के द्वारा वो कंसल्ट करें और जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं SC-BC को लेकर के उन सबको कंसल्ट करने की इनको आवश्यकता है, उनको लेट डाउन करेंगे ये कमीशन। इसके अलावा 342AB इस अमेंडमेंट 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया, जिसमें ये माना गया कि प्रेसिडेंट को ये पावर होगी कि प्रेसिडेंट ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में भी ये लिस्ट बनाएगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि सेंट्रल लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें कौन कौन सी कास्ट को इसमें डाला जाएगा वो सब कुछ काम होगा प्रेसिडेंट का। और एक बार लिस्ट बन गई ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को पावर दी जाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हमने कभी कोशिश नहीं की कि स्टेट के पास जो पावर है उसको छीना जाए, क्योंकि जो फेडरलिज्म है उसको एक तरीके से ये डाइल्यूट करता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आपने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज बना दी तो ये आपने सेक्शन बना दिया, तो इसमें फिर आपको स्टेट्स में अलग अलग जा कर के अलग अलग कास्ट को वो देने की आवश्यकता नहीं है, उनको आरक्षण देने की, रिजर्वेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी को लेकर के ये पॉइंट्स हैं। हालांकि अभी आगे देखने का होगा कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ये भी बोला कि SC-BC की जो लिस्ट है उसको हैज़ डायरेक्टेड द सेंटर टू नोटिफाई द लिस्ट ऑफ SC-BC फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंटिल इज डन। मतलब हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को जो सेंटर है
वो पावर दे कि आप अपने यहाँ से कौन कौन सी जो जाति है उसको आप इसमें रखना चाहते हो, ठीक है। और प्रेजेंट स्टेट लिस्ट में कंटिन्यू टू बी यूज, जब तक ये सेंट्रल लिस्ट नहीं बन जाती ना सीबीसी को लेकर के, तब तक जो स्टेट लिस्ट चलती आ रही है वो कंटिन्यू रहेगी। और जब एक बार सेंटर इसको बना लेगा तो बाद में इसमें चेंज करने का पावर होगी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास में ही, ठीक है। देखो एक आर्टिकल हमने छोड़ दिया, यहाँ देखिए, यह बेंगलुरु से रिलेटेड न्यूज़ है कि बेंगलुरु में जो कोविड-19 के केसेज हैं उनको किस तरीके से सोल्व किया जाए। देखो कोई भी अर्बन सिटी, उसमें अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कोई लास्ट पेंडेमिक नहीं है कि इसके बाद में कोई पेंडेमिक ही नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये कोविड-19 की लास्ट वेव है, क्योंकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो थर्ड वेव है उसमें जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। तो पहले से हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो बार बार, जो साइंस रिसर्च एक्सपर्ट हमारे सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उन्होंने बार बार ये बोला है कि अगर इंडिया पहले से इसके लिए तैयार रहता है तो इंडिया को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो क्या करना है, जैसे बेंगलुरु में परेशानी है वैसे हर अर्बन स्टेट में परेशानी है, ठीक है। तो अर्बन सिटी को क्या करना है कि अपने हर पीएचसी में उनको 2 से 3 मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सेज को परमानेंटली हायर करना है, ठीक है। और स्टेट सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड एनालोगस बॉडी ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, इसके अलावा सेकेंड वेव से परे जो स्ट्रोंगर सिंड्रोम बेस्ड केसेज डिटेक्शन एंड हायर टेस्टिंग लेवल्स, ये सब कुछ बढ़ाना है। ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं उनकी संख्या को बढ़ाना है। और इसके अलावा सेटअप ट्राइएज फैसिलिटीज विद बेसिक हेल्थ केयर, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन इन ईच वार्ड, ठीक है। एंगेज वॉलंटियर्स एंड सिविल सोसाइटी इन हैंडलिंग द सप्लीमेंट्री क्लिनिकल प्रोसेस। तो जिस तरीके से इस समय बेंगलुरु को परेशानी हो रही है वैसी हर जो अर्बन एरियाज है सेम परेशानी में है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको अगर यूज़ किया जाए तो कोविड-19 की अगर सेकेंड वेव थर्ड वेव भी आती है तो उसको हम जल्दी से निपट पाएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।